ओके, हेलो एवरीवन, जय हिंद, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब बच्चों का स्वागत है। चलिए बेटा, इस पीवाई की सीरीज में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 61 से कंटिन्यू करते हैं। और देखिए आज का क्वेश्चन नंबर पहला जो 61 क्वेश्चन है, ये क्या कहता है। इसने कहा कि इफ अ लाइन इन 3 डायमेंशन, यानी कि 3D में कोई लाइन है, मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। देखो अल्फा बीटा गामा जब डायमेंशन, मतलब हमारे पास 3 डायमेंशन है, ठीक है, किसमें, 3D में, किसी लाइन की। उसने आगे बोला विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलिए भाई, यानी कि ये जो अल्फा है दिस इज द एंगल, ठीक, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ये क्या होगा, वाई एक्सिस के साथ एंगल होगा। ये क्या होगा, जेड एक्सिस के साथ एंगल होगा किसी भी एक लाइन का। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड है। डायरेक्शन कोसाइन में कंडीशन होती है बड़ी सिंपल सी, कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा जो वैल्यूज होती है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये हमारे पास एक कंडीशन होती है। बट हमें जो वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है इस चीज की। तो हम क्या करें कि यहां तो कोस अल्फा प्लस बीटा एक साथ ऐड हो रहे हैं, एक साथ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यानी कि कोई एक ऐसा फॉर्मूला कि हम इसको अलग अलग कर सकें। तो हमने क्या किया कि हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कि 2 साइन ए या 2 कोस ए वाला लगाते हैं, 2 कोस ए एंड कोस बी। ये एक फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला ये कहता है कि मैं इसको कैसे ओपन कर सकता हूं, ओपन कर सकता हूं कोस ए प्लस बी, ठीक, और हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस करते हैं, प्लस कोस ए माइनस बी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला कहां से आता है, तो आपको पता होगा कि भाई अगर मैं देखता हूं कि कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में वो होता है क्या कि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला खुलता है कोस ए प्लस बी का, कोस ए कोस बी, ठीक है, कोस ए कोस बी एंड माइनस साइन ए साइन बी। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है, ये फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी, ठीक, और प्लस साइन ए साइन बी। यानी कि अगर हम इन दोनों चीजों को आपस में ऐड कर दें तो ये दोनों ऐड होंगे, तो देखो हमारे पास ऐड हो गए, और यहां पर ये चीजें कट जाएंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 कोस ए कोस बी, यानी कि ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। ये कहां से आया ये मैंने बता दिया, तो अब इसकी जरूरत है नहीं, इसको मैं अभी रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कैसे लगाएंगे, पर सर यहां पर जैसे मान लीजिए ये तो पूरा ए है, ये बी है, तो 2 तो है ही नहीं। तो हम एक काम करते हैं कि 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बनेगा 2 कोस अल्फा प्लस बीटा एंड कोस अल्फा माइनस बीटा। अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। अब इसमें हम फॉर्मूला रख देते हैं, वैल्यू रखेंगे 1/2 ऑलरेडी एज इट इज है, 2 कोस ए, ठीक है, तो ये पूरा ए है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चा, कोस ए प्लस बी। ए का वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, उसमें ऐड कर देंगे बी को, इसका वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा, प्लस कोस ए माइनस बी। ए का वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा और माइनस कर देंगे इसको, तो अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बीटा मेरे पास बन जाएगा। यहां पर बीटा से बीटा कैंसिल आउट हुआ, यहां पर अल्फा से अल्फा कटा, रिजल्ट मेरे पास कितना आया, 1/2 ऑलरेडी है, कोस 2 अल्फा एंड दिस इज कोस 2 बीटा, कोस 2 अल्फा। अब हमारे पास तो अल्फा के साथ रिलेशन है ना, तो हमें कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। तो कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला हम खोल सकते हैं क्या, कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला होगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और यहां पर अगर फॉर्मूला खोलता हूं तो कोस 2 बीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर बीटा माइनस 1। ये बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, 1/2 ऑलरेडी एज इट इज था भाई, इसमें से और इसमें से अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। अब यहां पर देखो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आंसर मुझे गामा की फॉर्म में चाहिए। तो हमने क्या किया कि इन दोनों चीजों को यहां पर क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा लिख दिया, और साथ में हमारे पास कितना बचा, -1 ये रहा, -1 ये रहा, यानी कि -2 ये रहा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, आंसर निकल के आ चुका है। देखो यहां से अगर मैं ये वाला 2 और ये वाले 2 में से अगर 2 कॉमन ले लूंगा, है ना, तो ये 2 कट जाएगा, यहां कितना बचेगा, 1 माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा और -1, क्योंकि यहां से 1 बचेगा ना, 2 कॉमन लिया था, तो इस 1 से ये 1 भी कट गया, रिजल्ट आ गया माइनस कोस स्क्वायर गामा, और माइनस कोस स्क्वायर गामा ऑप्शन नंबर बी में है, और बी इसका एकदम राइट आंसर बन जाएगा। आई होप सो ये वाली बात समझ में आ चुकी है। कैसे हमने किया, थोड़ा कैलकुलेटिव था, ठीक है, बट ऐसा नहीं था कि कर ही नहीं सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, ठीक है, और वो हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने कहा ए बी और सी, ये सब 3D में चल रहा है अभी, है ना, 3D वाला पोर्शन चल रहा है। तो ए बी सी हमारे पास 3 वर्टेक्सेस हैं, किसी आयत के, किसी रेक्टेंगल के। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें एरिया इसका निकालना है। भाई देखो सिंपल सी बात है,
अगर मान लीजिए मैं कोई एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ए मेरे पास है 1, 2, -1, बी मैं इसको मान लेता हूं 2, 5, -2, और सी मेरे पास ये हो गया 4, 4, -3। तो हमारे पास आ गया ए, बी और सी हो गया। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। एरिया के लिए एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इसका फोर्थ वर्टेक्स भी निकालूं, पर हमें निकालना क्यों है, हमें तो एरिया निकालना है ना। जरा ध्यान से देखो कि अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लूं तो ये पूरा जो रेक्टेंगल है ये दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं तो बात बन जाएगी। तो मैं सिर्फ इसका एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं, और इसका एरिया निकालने के लिए भी मैं काफी तरीके यूज कर सकता हूं। या तो मैं ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, या मैं 1/2 हाइट इंटू बेस भी लगा सकता हूं। डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तो कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं। चलो मैं डिस्टेंस से बता देता हूं। डिस्टेंस से बताएंगे तो इसका जब डिस्टेंस निकालेंगे तो √4 और 2 का डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 5 का डिफरेंस 1 का स्क्वायर 1, एंड माइनस के 3 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है जी। ये वाली वैल्यूज कितनी बन गई मेरे पास, 4, 5, 6, यानी कि √6 मेरे पास ये वाली वैल्यूज बन गई। इसका डिस्टेंस निकालेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1, एंड 5 में से 2 जाएगा 3 का स्क्वायर 9, एंड -2 में से +1 हो जाएगा तो -1 का स्क्वायर 1, 9 और 2 11, ये बना √11। यानी कि इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो 1/2 हाइट इंटू बेस, एंड ये तो आधा है, आधा और जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 से और कर दूंगा, 2 से 2 कटेगा, ये कितना बन गया √66। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बहुत बेसिक बात थी, डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट कर लिया है ना। तो इस तरीके से बाकी हम ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एबीसी इज द ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। तो एबीसी एक ट्राइंगल दिया गया है और उसने कहा है कि राइट एंगल एट बी, तो बी पे हमने ऑलरेडी राइट एंगल बना दिया। इफ ए इतना है, बी इतना है, तो बी वाला पॉइंट हमारे पास कितना है, दैट इज 2K, 0, 2 है हमारे पास, और हमने इसको ए मान लिया। तो ए का पॉइंट कितना है जी, ए का पॉइंट है K, 1, -1, और ये पॉइंट अगर C है तो C का वैल्यू हमारे पास है 2 + 2 + K, K, 1। ऐसे करके मेरे पास ABC निकल के आया। हमसे पूछा गया K का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके हमारे दिमाग में आ रहे होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगा दो। पर जरा सोचो, पाइथागोरस लगेगी तो इसका स्क्वायर मतलब इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और वो भी के टर्म्स में है चीजें, तो कहीं ना कहीं बढ़ी जा रही होंगी। यहां पर डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, तो एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन देखने के लिए मिलेगी। थोड़ा सा आसान चलते हैं। अगर मैं कई बार बताया है कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं किसी भी लाइन के, तो क्या मैं इसकी स्लोप कैलकुलेट कर सकता हूं, स्लोप छोड़ो, डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूं क्या। जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो डायरेक्शन रेशियो होता है x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। यानी कि अगर मैं यहां से इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो 2k में से इसको माइनस कर दूंगा, तो ये बनेगा -2, क्योंकि 2k में से माइनस करूंगा इसको तो ये -2 और ये -2k से 2k कट गया। 0 में से k माइनस करूंगा तो माइनस का k बचेगा, और 2 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास 1 बचेगा। ये मेरे पास डायरेक्शन रेशियो आ गए इस वाली लाइन के। और एक लाइन ये रही, इसके डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। जैसे k में से 2k माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा माइनस का k बचेगा। 1 में से अगर 0 माइनस करूंगा तो मेरे पास 1 बचेगा, और -1 में से 2 माइनस करूंगा तो माइनस का 3 बचेगा। यानी कि मेरे पास इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ चुके हैं। 2 लाइन अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन जो होता है दैट विल बी इक्वल टू 0 के बराबर होता है। यस, यानी कि a1a2 + b1b2 + c1c2 इज इक्वल टू 0 अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर। तो उसने डायरेक्टली बोला 90 है ये, तो ये लाइन परपेंडिकुलर हुई, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 0 के बराबर आना चाहिए। करो भाई, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2k बन जाएगा, और k का मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस का k बन जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे माइनस का 3 बन जाएगा, इक्वल टू कितना बना 0। यहां से क्या बचेगा k, और 3 वहां जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, और 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका एकदम राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा। बहुत सिंपल तरीके से हमने किया। ठीक है, हमने वहां पर कोई फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूले से बड़ी चीजें करने की कोशिश नहीं की, थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की, डायरेक्शन रेशियो का यूज किया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये भी एक 3D का क्वेश्चन है। इसने कहा इफ अ लाइन x + 1 डिवाइड बाय p, ये हमारे पास क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। ये पॉइंट होंगे जिन पॉइंट से लाइन जारी होगी। ठीक है, p का वैल्यू है 2q और 3r के बराबर, मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस। यानी कि जो एंगल थीटा है ये किसके साथ बन रहा है भाई,
y एक्सिस के साथ बन रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos टू थीटा? cos टू थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर मेरे पास थीटा है, ठीक, और कोई लाइन है 3D में, है ना, तो वहां से मुझे पता है कि एंगल हम cos थीटा कैसे निकालते हैं। cos थीटा निकालने का तरीका यह होता है, ऊपर जो भी मेरे पास उसकी क्या बोलते हैं, स्लोप नहीं, डायरेक्शन कोसाइन, जो भी डायरेक्शन कोसाइन दे रखी हुई, जैसे मान लीजिए अगर a के साथ होता तो a डिवाइडेड बाय, या l होता है ना, l डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ऐसे करके निकालते हैं। या अगर मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं तो a डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालते हैं। और दूसरा वाला अगर ये अल्फा है तो बीटा निकालेंगे b के साथ, गामा निकालेंगे c के साथ। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो थीटा है वो y एक्सिस के साथ एंगल है, यानी कि थीटा किसके साथ है, y एक्सिस के साथ एंगल है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि cos थीटा जो बराबर होगा y एक्सिस पे डायरेक्शन रेशियो कितना है भाई, q है, तो q डिवाइडेड बाय अंडर रूट, बाकी तीन डायरेक्शन रेशियोज p q r है, डिवाइड में कितना जाएगा, p स्क्वायर प्लस के q स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर जाने वाला है। यहां से cos थीटा की जो वैल्यूज कैलकुलेट होगी, ऊपर तो q है, नीचे अगर ये p है तो हम देख पा रहे हैं कि p की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ q कन्वर्ट कर दें, तो p की वैल्यू q के टर्म्स में कितनी आ जाएगी, 2q आ जाएगी जी। इसको लिख सकता हूं 4q स्क्वायर, ये q स्क्वायर रहने दो, और यहां पर r की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा इन द टर्म्स ऑफ q, तो r बराबर हो जाएगा 2/3q, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और यहां आ जाएगा q स्क्वायर। भाई q स्क्वायर यहां q स्क्वायर अगर रूट से बाहर लूंगा तो बन जाएगा q, और उस q से ये वाला q कट जाएगा। रिजल्ट कितना बना, ऊपर 1 है, अंडर रूट में 9 और ये 1 है, ये देखो 9 और 1 कितना हो गया 5, तो ये 5 प्लस 4/9 है। सिंप्लीफाई करेंगे, 5 9 जा 45, 45 4 49, और ऊपर से ये 9 से बाहर आएगा, 9 बाहर आएगा 3, तो ऊपर जाएगा 3 और नीचे बचेगा 49 यानी कि 7। तो 3/7 जो वैल्यूज आई है, किसकी वैल्यू आई है भाई, cos थीटा की वैल्यू आई है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, cos टू थीटा की। cos टू थीटा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos थीटा की वैल्यू रख देते हैं यहां पर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1, ये बनेगा 9 दूनी 18 माइनस 49 डिवाइड बाय 49। 49 में से 18 घटाओ, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, और 3 में से 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस 31 बचे 49। ये मेरे पास cos टू थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। कौन सा ऑप्शन है, ए वाला। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सो ये वाली बात भी क्लियर समझ में आ चुकी होंगी, है ना। तो ये पूरा 3D का क्वेश्चन हमारे पास देखने के लिए मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, अभी प्लेन में चल रहे हैं 3D में, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1। अच्छा देखो, कोई भी प्लेन है जो इससे पास होकर जा रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या चेक करता हूं कि अगर कोई भी प्लेन किसी भी बिंदु से होकर जा रहा है तो वो प्लेन इस वाले पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा। 1,1,1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 2 हो जाएगा, z की वैल्यू 1, 3 2 5 और 1 6 सेटिस्फाइड कर रहा है, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 1 1 1, ये भी चारों सेटिस्फाइड कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि एक ही सेटिस्फाइड कर तो वही आंसर हो जाएगा, यस और नो, अभी सबके सब सेटिस्फाइड कर रहे हैं। दूसरा तरीका, दूसरी चीज है क्या, डायरेक्शन रेशियोज हैं 3:1, डायरेक्शन रेशियो 3:1 है। अगर मेरे पास किसी भी प्लेन के डायरेक्शन रेशियो गिवन है और जिस पॉइंट से होकर जा रहा है वो पॉइंट गिवन हो, तो कंडीशन क्या होती है, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर प्लेन की इक्वेशन ये है तो a का वैल्यू कितना है बच्चा, ये 3 है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, माइनस इसका वैल्यू कितना है 1 है, तो ये 3 1 जा 3 आ जाएगा, प्लस b का वैल्यू कितना आया 2, तो 2y, और माइनस ये तो 1 ही है तो ये बन जाएगा 2, प्लस के c का वैल्यू कितना है 1 है तो 1, और यह बन जाएगा z माइनस 1 एज इट इज बचेगा इक्वल टू 0। इक्वेशन बनी 3x प्लस 2y प्लस z, और 3 और 2 5 और 1 6 6 वहां जाएगा तो पॉजिटिव 6 बन जाएगा। ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन देखने के लिए मिल गई, और प्लेन की इक्वेशन कौन सी मैच कर रही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये वाली बात आई होप सबको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है जी। तो इतना सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, यहां पर फिर अगेन वेक्टर की तरफ बढ़ चुके हैं अब हम। वेक्टर पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव रिएक्शन। ये फिर से बात कर रहे हैं कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा वाली कंडीशन। हमसे पूछ रहा है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ए हमारे पास इतना है, बी हमारे पास उतना है।
ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान समझना। अभी मैंने बताया था कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है डियर? 1 के बराबर। अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है, ये याद है? ठीक है, बस इसको याद रखना। क्वेश्चन देखो कितना आसान हो जाएगा। अगर मैं कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, इसका मल्टीप्लाई अगर करना चाह रहा हूं तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। तो आई वाला देखो ए में ये आई वाला है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? 1 के साथ, 1 है उसका कोफिशिएंट। इसका मल्टीप्लाई अगेन 1 के साथ, इसका मल्टीप्लाई अगेन 1 के साथ। रिजल्ट कितना आएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और ये रिजल्ट कितना होता है डियर? तो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी। कुछ था ही नहीं। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता था तो हम इसको सोच नहीं पा रहे थे कि करे तो करे क्या। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम दिमाग में सोच लेते, ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। इसने क्या कहा? D इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। दो होते हैं ना, वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहा है और D का जो वैल्यू दिया गया है वो बराबर है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B एंड क्रॉस वेक्टर C। अच्छा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को खोलते कैसे हैं वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। याद है किसी को? ठीक है, B का मल्टीप्लाई किससे करते हैं? C के साथ। तो B डॉट C आ जाएगा और बाहर कितना आ जाएगा? A आ जाएगा माइनस, उसके बाद A का मल्टीप्लाई किसके साथ? C के साथ। बाहर कौन आ जाएगा मेरे पास? B आ जाएगा। तो ये इसको ओपन करने का तरीका होता है। अगर ये तरीका मेरे पास यहां से मैंने निकाला, अब जरा समझना एक बात को, ठीक है। ये क्रॉस मैंने गलती से लिख दिया, ये डॉट आता है, ठीक है बच्चा, ये क्या आता है? डॉट। A डॉट C, बाहर आता है B। इतना हमने किया। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि D इज कोप्लेनर विद A एंड B। अगर कोई भी वेक्टर किसी के साथ कोप्लेनर है, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई वेक्टर P है, वो Q और R के साथ कोप्लेनर है, तो P की वैल्यूज Q प्लस माइनस R, इसके कोफिशिएंट में कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती है। अगर ऐसा होगा तो मैं कह सकता हूं कि P जो है वो Q और R के साथ कोप्लेनर है। समझ रहे बात को? अगर मैं यहां देखता हूं तो B डॉट C, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, A डॉट C न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू होगी A आया, न्यूमेरिकल वैल्यू हुई B आया, तो ये A माइनस B दिख रहा होगा और A के मल्टीपल में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, B के मल्टीपल में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये वैल्यू D के इक्वल है। इसका मतलब D A और B के साथ क्या हो गया? कोप्लेनर हो गया। इसका मतलब स्टेटमेंट पहला वाला क्या हो गया? करेक्ट हो गया, समतलीय है। दूसरा कह रहा D इज परपेंडिकुलर टू C। अगर D परपेंडिकुलर C के है तो क्या कंडीशन होती है? इसका मतलब आना चाहिए कि परपेंडिकुलर पे क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट जो होता है, जैसे A डॉट C कर लूंगा तो वो अगर 0 के बराबर है तो हम कह देंगे कि वो परपेंडिकुलर है ना। दो वेक्टर परपेंडिकुलर, यानी कि अगर A और B परपेंडिकुलर है तो A डॉट B बराबर 0 आना चाहिए। तो बस ये चेक करना मुझे। तो हम एक काम करते हैं कि उसने कहा D जो है परपेंडिकुलर है C के साथ। एक काम करते हैं, यहां पर मैं जरा C को लेके चलता हूं। अगर जैसे मेरे पास D था, अगर मैं यहां पर लिखा C, मैंने यहां पर लिखा, ठीक है ना, मैंने क्या लिखा यहां पर? D डॉट C अगर मैंने लिखा, ठीक है। या एक काम करते हैं, ठीक है, जो ये मैंने A डॉट C लिखा हुआ है, चलो इसको ऐसे छोड़ते हैं, A डॉट C। यहां पर कितना है? वेक्टर B डॉट वेक्टर C था, और ये कितना आ जाएगा? वेक्टर A डॉट वेक्टर C बन जाएगा, और यस, और माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर C था, ठीक है, और साथ में कितना आ जाएगा? वेक्टर B डॉट वेक्टर C देखने के लिए मुझे मिल जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। अब इसको हम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करने की बात करें, देखो AC, यस, और इधर भी AC डॉट प्रोडक्ट है, BC डॉट प्रोडक्ट में क्या है? BC। क्या ये वाली वैल्यूज इस वाली वैल्यूज का सेम है? डॉट प्रोडक्ट है, सेम है, आगे पीछे कर सकते हैं। इसका मतलब ये कट गया, कितना आ गया? 0। तो D और डॉट C अगर 0 आ गया तो D C के क्या हो गया? लंबवत हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। B इसमें सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। तो बोथ यानी कि C वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, बात क्लियर होगी सब बच्चों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। इसने हमसे क्या कहा? तीन बिंदु A, B और C के स्थिति सदिश A, B और C इस प्रकार हैं कि 3A माइनस 4B प्लस C इज इक्वल टू 0। AB और BC किसके बराबर है? चलिए भाई देखो, A का वेक्टर क्या है? A, B पॉइंट का वेक्टर B, C पॉइंट का वेक्टर C, ऐसा हमको दे रखा है।
हमसे पूछा है ए बी डिवाइडेड बाय बी सी की वैल्यूज कितनी होगी। ए बी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, क्योंकि ए बी है ना, स्थिति सदिश अगर ओ लेके चलेंगे तो ओ बी माइनस ओ ए, तो ऐसी बी की वैल्यू बी है और ए की वैल्यू ए है। ऐसी नीचे वाले को क्या लिख सकता हूं मैं, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी लिख सकता हूं। अब मेरे पास एक कंडीशन जो दी गई है उसको देखते हैं, उसका यूज करते हैं। इसने कहा 3a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। यहां से एक काम करता हूं, जैसे ये 3a, यहां से ये जो 4 वेक्टर है इसको मैंने 3 अलग लिखा और माइनस का b मैंने अलग लिखा और प्लस का c मेरे पास एज इट इज है। इतना समझ में आया? अच्छा, इस वाली बात को यहीं रखो और इन दोनों को मैं उधर भेज देता हूं। यहां से 3 कॉमन भी ले लिया तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b बचेगा और ये वहां जाके माइनस का वेक्टर c हो जाएगा और प्लस का वेक्टर b हो जाएगा। यस, एक काम करते हैं, 3 को भी डिवाइड में भेज देते हैं और जो ये a माइनस b है, हमें जरूरत किसकी है, b माइनस a की। माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो वेक्टर बनेगा b माइनस a इज इक्वल टू, यहां भी माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कॉमन लिया था, तो ये बन जाएगा वेक्टर c माइनस वेक्टर b, ऐसे बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यह सुनो, अब इस जरा इसको देखो, b माइनस ए, b माइनस ए की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, वेक्टर c माइनस वेक्टर b डिवाइड बाय 3 और उसके मल्टीपल में नीचे कौन ऑलरेडी c माइनस b। क्या ऊपर और नीचे वाली वैल्यू सेम है? रेशियो कितना आ गया, 1/3 और 1/3 ऑप्शन नंबर बी में है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, ठीक है ना, बट हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे या हमको उनका अप्रोच नहीं पता था कि हमें करने कैसे हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की होगी, है ना। अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, देखो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जितना हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, तब वो चीजें आसान हो जाती हैं। हमने मान लीजिए कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा और हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, तो हमारे पास वो आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे और कैसे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। वो एग्जाम में आएगा तो हम घूम जाएंगे। हमने तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बेस्ड किए ना, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। ठीक है भाई, तो 68 हो गया। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं 69 की तरफ। इसने क्या कहा, ओके, वेक्टर सी दिया है कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और बी हमारे पास है। व्हाट इज ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए किसके बराबर होगा, ऐसा हमसे पूछ रहा है। ऊपर और कुछ भी दे रखा है। अच्छा, पोजीशन वेक्टर, ए का वैल्यू ए है, बी का वैल्यू बी है, सी का वैल्यू सी है और यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है भाई, और कुछ नहीं है बस। तो ये 3 स्थिति सदिश हैं, 3 हमारे पास वेक्टर्स हैं। चलिए यहां पर बात करते हैं, इस पूरे की मुझे वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या होगा, बी क्रॉस सी क्या होगा, सी क्रॉस सी क्या होगा। अच्छा, यहां पर ए क्रॉस बी को मैंने एज इट इज रखा, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं यहां पर। ठीक है जी, अभी मैं यहां पर कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं इसको एज इट इज रख रहा हूं। दूसरी बात, ये जो बी क्रॉस सी है और ये जो सी क्रॉस ए है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो बी का वैल्यू कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया है ना। ठीक है, चलो कोई नहीं दिक्कत है, तो बी का वैल्यू एज इट इज रखो और जो सी की वैल्यूज है, सी की वैल्यूज ऑलरेडी गिवन थी, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस सी की जगह पर या इस वाले सी की जगह पर ये वाला वेक्टर रख दूं। अगर ये वेक्टर रखूंगा तो ध्यान समझना, ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है सी के साथ, तो इसका मतलब सी तो ये है, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और बी पहले है तो बी पहले आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू भले ही पहले लिख लो आप, तो कोस स्क्वायर थीटा पहले लिखा, ये पहले आएगा वेक्टर बी और क्रॉस आएगा वेक्टर ए। यह सुनो, प्लस यहां भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ना, डिफाइंड वैल्यू। यहां पर आएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। इतनी बात समझ में आ गया। मैंने सी की वैल्यूज यहां पर रख दी, एज इट इज मैंने सी का वैल्यू यहां भी रखा, तो यहां तो पहले रख रहे हैं सी का वैल्यू, तो ये वाला पहले आएगा, है ना। और यहां पर आएगा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा और ए का प्रोडक्ट होगा ए के साथ, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए और प्लस के साइन स्क्वायर थीटा और वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर कितना था मेरे पास, हाँ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर वेक्टर सी, बी क्रॉस वेक्टर ए है ना ये। ठीक है, वेक्टर ए के साथ करें ना हम यहां पर, सी के वैल्यू रखें, ये मेरे पास पूरा बना। अच्छा, इसको मैं जीरो कर सकता हूं, ये जीरो है। क्यों जीरो क्यों है, क्योंकि दो वेक्टर अगर सेम है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए जीरो, यस, और एज इट इज मैं इसको भी जीरो कर सकता हूं। और यहां से अगर मैं देख रहा हूं, यहां से बी क्रॉस ए है और यहां से भी बी क्रॉस ए है, और अगर यहां पर है ए क्रॉस बी
और प्लस के, अगर मैंने बी क्रॉस ए को बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1, उसको भी छोड़ दिया। अब ये तो ए क्रॉस बी था, और अगर इसकी डायरेक्शन को बदल दूं और मैं इसको ए क्रॉस बी कर दूं तो ये प्लस का साइन माइनस बन जाएगा, और ये दोनों सेम हो गए तो कट के कितना आ गया 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बन गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है। ए कोमा बी, ए क्रॉस बी, बी यूनिट वेक्टर। ओके, देखो 3 वेक्टर दे रखे हैं, एक है ए, एक है बी और एक है ए क्रॉस बी। ये तीनों कैसे हैं? यूनिट वेक्टर हैं, यानी कि इसका मॉडुलस भी 1, इसका मॉडुलस भी 1 और इसका मॉडुलस भी 1 होगा। व्हाट इज ए डॉट बी? यानी कि मुझसे एक रिलेशन पूछ रहा है ए डॉट बी और ए क्रॉस बी में। आपको पता है एक रिलेशन होता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? पता है? नहीं, 1 नहीं होता। जरा समझो यहां पर ए क्रॉस बी क्या होता है? वेक्टर ए मॉडुलस ए मॉडुलस बी और कितना साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ना, तो वेक्टर ए मतलब वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां भी सेम आता है, वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर वेक्टर बी के मॉडुलस का कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं वेक्टर ए का मॉडुलस का स्क्वायर और वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, यानी कि इक्वल टू कितना बनना चाहिए? वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर और वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर। ये इसका एक रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट याद है हमसे, इसने कहा कि ये वाली वैल्यू क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर अगर ये है तो इसका मॉडुलस कितना होगा? 1 होगा। ठीक, इसकी वैल्यूज पूछ रहे हैं तो इसका तो मॉडुलस लगाने की जरूरत है ही नहीं, ये तो मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है बच्चा, इज इक्वल टू, ये भी अपने में यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ये 1 आ जाएगा, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी 1 आ जाएगा, और ये जब वहां जाएगा, ठीक है, तो 1 और 1 तो कैंसिल आउट हो गए, माइनस हो जाएंगे 0, और ए डॉट बी स्क्वायर कितना आ गया? 0, तो ए डॉट बी कितना आ गया? 0 बन गया। अगेन 0 आंसर, यानी कि ए वाला इसका राइट आंसर बन के तैयार हुआ। बात क्लियर होगी? सबको समझ में आ रहा है? चलिए, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई। अच्छा, थोड़ा सा डेरिवेटिव की तरफ बढ़े हैं, और इस डेरिवेटिव में ये जो क्वेश्चन था भाई बहुत लोगों को परेशान किया। इस क्वेश्चन ने भयंकर क्वेश्चन था, बच्चे आके पूछ रहे सर ये क्वेश्चन कहां से डाल दिया, ठीक है, इतना खतरनाक कैलकुलेशंस कैसे आ गई, है ना। चलिए, तो इसको समझते हैं क्या हमारे पास चीजें हैं। इसने पूछा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मुझे निकालना है, और एक्स की वैल्यू जो है वो है सेक थीटा माइनस कोस थीटा, और वाई की वैल्यू है सेक की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। पहले देखो क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर मुझे डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है तो डी वाई ओवर डी एक्स में, जैसे ये तो थीटा की टर्म्स में, तो मैं इस एक्स का डेरिवेटिव करूंगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा आएगा, यहां से डी वाई डिवाइड बाई डी थीटा आएगा, फिर डी वाई वाला ऊपर और डी एक्स वाला नीचे, तो डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा। इसका मतलब एक सिंपल सी बात समझो, अगर मुझे डायरेक्टली डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है तो मैं इसका डेरिवेटिव ऊपर कर देता हूं, इसका डेरिवेटिव नीचे कर देता हूं विद रेस्पेक्ट टू थीटा में, क्योंकि डी थीटा कट गया है, तो लाइन बच जाएगी। अब इसको हम डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव कितना होगा? चेन रूल लगाते हैं, 4 सेक 3 थीटा, यस, इतना बन जाएगा। उसके बाद कितना मेरे पास है? सेक थीटा का दोबारा करेंगे, सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो ये आ जाएगा मेरे पास सेक थीटा इंटू में टेन थीटा, और माइनस कोस की पावर 4 का कितना जाता है भाई? ये बनता है 4 कोस क्यूब थीटा, और इंटू में ये चला जाएगा, कोस का होता है माइनस के साइन थीटा, तो ये बन जाएगा प्लस के साइन थीटा। ऐसा मुझे देखने के लिए मिला। अच्छा, नीचे किसका करेंगे? एक्स वाले का। ये है सेक थीटा का कितना? सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और माइनस कोस थीटा का प्लस के साइन थीटा देखने के लिए मिल जाएगा। यस, इतनी बातें क्लियर होगी। चलो, अब यहां से ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है इसको एज इट इज रखो। देखो यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है, 4 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब एक चीज और समझो जरा, यहां से यहां पर एक टेन थीटा दिखाई दे रहा है, अगर मैंने टेन थीटा भी कॉमन लिया तो पहले बताओ यहां कितना बचा? सेक की पावर 4 थीटा बचा, क्योंकि 10 कॉमन चला गया, ये और ये पावर 4 बन गया। अब प्लस भाई 4 तो बाहर चला गया, कोस की पावर 3 थीटा ऐसे एज इट इज बचा हुआ है, यहां पर 10 तो है नहीं। अगर 10 नहीं है और कॉमन ले लिया गया है तो 10 डिवाइड में जाएगा, और अगर डिवाइड में 10 जाएगा तो डिवाइड में 10 का मतलब साइन बटे कोस, तो डिवाइड में साइन और ऊपर जाएगा कोस, और साइन साइन कट गया, तो यानी कि एक कोस और आ गया, और पावर कोस की 3 थी, अब कितनी बन गई?
4 पावर बन गई, यानी कि मैं कह सकता हूं ये बन जाएगा कोस की पावर 4 थीटा। यस, डिवाइड में एक काम करते हैं, डिवाइड में भी tan थीटा कॉमन ले लेते हैं। अगर मैंने tan थीटा कॉमन लिया, ये कितना बना भाई sec थीटा, और प्लस अगर साइन से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो कितना बनेगा यहां से, क्योंकि साइन डिवाइड में tan जाएगा, साइन साइन कटेगा, डिवाइड में ऊपर क्या चला गया कोस, तो कोस बचेगा, सिर्फ यहां बचेगा कोस थीटा। ये बात क्लियर समझ में आ गई सब बच्चों को? इसको मैं काट सकता हूं, कट गया आपस में। अब क्या करना है, dy ओवर dx, पर हमें निकालना था इसका स्क्वायर, और स्क्वायर के आंसर भी x और y की फॉर्म में है। इसका मतलब मुझे इन सभी चीजों को इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। यह भी प्लस की फॉर्म में है, मुझे इसको माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं, फिर इसको बदलते हैं। तो अगर मैं स्क्वायर करता हूं, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन, है ना, dy ओवर dx का स्क्वायर करता हूं तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। 4 का स्क्वायर 16 जा रहा है, यानी कि a और b तो मैं काट सकता हूं, क्योंकि 16 तो न्यूमेरिकल वैल्यूज में है ही नहीं, नीचे तो कहीं और न्यूमेरिकल वैल्यूज है नहीं। चलो इतना, ये दो ऑप्शन बचेंगे। उसके बाद अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो a का स्क्वायर, a मतलब आ जाएगा sec की पावर 4 थीटा का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर cos की पावर 4 थीटा का स्क्वायर, और प्लस के 2ab। 2ab का मतलब क्या होगा, a का मतलब sec और b का मतलब cos। अच्छा, sec और cos से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है, कट जाते हैं, यानी कि सिर्फ 2 बचेगा मेरे पास। तो इसको बात को मैंने यहीं पर खत्म किया, बात समझ में आ गया। डिवाइड में इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बनेगा sec स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा और प्लस के 2। यस, क्योंकि वो 2 वाला sec और cos कट गया आपस में। अब हमें जो रिजल्ट चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, माइनस की फॉर्म में। यानी कि ये जो स्क्वायर खोला मैंने, ये प्लस का था, अगर मुझे इसको माइनस बनाना है, तो अगर यहां -2 हो जाए, ध्यान समझना, अगर यहां -2 हो जाए तो बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और ab वाला कट रहा होगा, तो ये cos की पावर 4 माइनस cos की पावर 4, sec और cos की पावर 4, और माइनस वाले का स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि हम एक काम कर लें कि इसमें मैंने माइनस प्लस का 2 किया और माइनस का 2 किया, और इस वाली वैल्यूज को इस -2 के साथ अगर ध्यान से देखूंगा तो रिजल्ट बनेगा 16, और ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab बन रहा होगा, तो बनेगा sec की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस के 2 और 2 4 बना। बात क्लियर होगी? एज इट इज डिवाइड में भी दिख रहा होगा, यहां भी +2 कर लो और -2 कर लो, तो इस पूरे को अगर मैं -2 के साथ कैलकुलेट करूंगा तो sec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस का 4, ये भी बच गया। अब ये वो वैल्यूज आ गई जो हमें ऑलरेडी गिवन थी। इसकी वैल्यूज कितना है भाई, y है, तो ये बन गया 16 एंड y का स्क्वायर प्लस 4, एंड डिवाइड में आ गया, ये कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस के 4, और ये वाली वैल्यूज मेरे पास आंसर में आ जाएगी। आंसर चेक करो भाई, कौन सा बना, 16 y स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 4, C इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आया? ठीक है ना, अच्छा खासा क्वेश्चन था, और ये हर कोई नहीं कर पाता भाई, ठीक है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप कई बार इसमें स्क्वायर खोल रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, है ना, यहां बन जाता है। हाँ, इससे अगला क्वेश्चन, ये और भी खतरनाक क्वेश्चन था, ठीक, लिटरली यहां पर बच्चे गायब कि सर हो क्या रहा है, यहां पर कैसे करेंगे इस चीज को, ठीक है। और मैं लिटरली बताऊं, जब मैंने पहली बार ट्राई किया था, ठीक है, बहुत टाइम लगा था इसको खोलने में, कैलकुलेशन ही नहीं बन रही, ठीक है, चीजें उस तरह की बनी नहीं पाती, लिटरली कैलकुलेटेड था, ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड था। अब इसको थोड़ा सा आसान कैसे सोच सकते हैं, जरा समझने का प्रयास करेंगे, उस अप्रोच से करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। जरा समझते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 4, अभी अभी हमने कहीं ना कहीं निकाला है, ठीक है, बस ये उल्टा दे रखा था, है ना। चलो इसी से लेके चलते हैं। हमारे पास क्या है कि हमारे पास अभी वैल्यू निकाली है मैंने, dy ओवर dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 16 और वाई स्क्वायर प्लस के 4 एंड डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस के 4, ऐसी वैल्यूज मैंने निकाली है। यह सुनो, हाँ एक ही क्वेश्चन के पार्ट है, नहीं है, 2 क्वेश्चन है इसी पार्ट के ना, इसी का ये पार्ट है। तो ये वाली अभी हमने निकाली थी। अब यहां पर देखो, यहां पर मेरे पास ये वाली वैल्यूज क्या है, तो मैं यहां से एक बार ये वाली वैल्यूज कैलकुलेट कर लेता हूं। कैसे, एक काम करते हैं, यहां पर dy ओवर dx ही रखते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक पावर रखी यहां पर, ठीक है ना, एक पावर बची हुई है अभी, और इस वाले नीचे वाले को इधर भेज दिया, तो कितना बन गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस के 4 बन गया, डिवाइड में कितना आ गया, वाई स्क्वायर प्लस के 4 बन गया, यस और नो,
और इक्वल टू में क्या बचा 16 और डिवाइड में कौन चला गया dy ओवर dx, क्योंकि एक पावर वहां रखी तो एक पावर मैंने यहां पर भेज दी है। बोलो बात समझ में आ गया? यानी कि सर इस चीज की जो वैल्यूज है क्या वो इतनी है? यस। तो यानी कि इसकी जो वैल्यूज आएगी वो इतनी आएगी सर, ये तो हमको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस वाली कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। इस वाली कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए ही मैं इसका ही यूज कर लेता हूं एक बार से, ठीक है ना, पुनः इसका यूज कर लेता हूं। कैसे? अच्छा देखो, बार बार dy बाई dx लिख रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो मैं इसको जैसे dy ओवर dx है, इसको लिख सकता हूं y1, है ना, थोड़ा सा लिखने में परेशानी नहीं होती, जैसे डिवाइड में जा रहा है तो अगर मैं y1 लिखूंगा तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाय y1। बात समझ में आ गया? ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, थोड़ा सा आसान दिखाई देगा, जगह कम घेरेगा। तो अभी मैंने क्या निकाला, ये मेरे पास है y और y का कितना बच्चा स्क्वायर है, इज इक्वल टू ये कितना मेरे पास है 16 है, यहां पर है वाई स्क्वायर प्लस के 4 एंड डिवाइड में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस के 4 मुझे चीजें देखने के लिए मिली थी। अभी मेरे पास ये इस तरह की चीजें थी, अब मुझे इस तरह की चीजें बनानी है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आना चाहिए। तो एक काम करता हूं, इस एक्स स्क्वायर प्लस 4 को इधर भेज देता हूं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 इधर आ गया, यहां पर क्या है अभी वाई स्क्वायर है और बराबर में कितना है 16 वाई स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज है। अब एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक, इस इक्वेशन का करते हैं डेरिवेटिव। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो जरा मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। ये देखो दो फंक्शन बन गए ना, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, यस, और सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव कितना आएगा वाई स्क्वायर का कितना आएगा 2y और फिर y का दोबारा करेंगे तो y1, ठीक है, dy बाई dx मतलब y1 प्लस सेकेंड फंक्शन सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का कितना 2x और 4 का कितना 0। बात समझ में आ गया? क्लियर इतनी बातें? इज इक्वल टू 16 कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y1 और 4 का कितना 0। बोलो भाई ये बात समझ में आ गया? अब जरा देखो, जो चीज हमें चाहिए थी वो कहीं ना कहीं बन गई है। कैसे बन गई है समझाता हूं। यहां पर हमने क्या किया, ये एक्स स्क्वायर प्लस के 4 एज इट इज है। अच्छा एक काम करो, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, देखो यहां से मैंने 2 कॉमन लिया और इस वाले 2 से कट गया, इतना समझ में आया। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज है, यहां पर है y और y1। इस वाली वैल्यूज को जो 16 वाली थी इसको मैं इधर ले आया तो मेरे पास बन गया -16 y और y1 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू वहां जाएगी तो माइनस वाई स्क्वायर एक्स देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा यहां से y भी कॉमन आ रहा है, देख रहे हैं आप, और इस वाले y से एक पावर कट जाएगी। अब मेरे पास ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और इसको मैं लिख सकता हूं dy ओवर dx और -16 dy। अच्छा ये y1 गलत लिखा, y1 गलत लिखा कहीं पर, 16 y1 आ रहा है, यहां पर 16 y आना चाहिए था ना, कहीं पर कुछ गलती करी मैंने, एक बार जल्दी फटाफट चेक करते हैं, ठीक है, y वाले में कहीं गलती की है क्या, एक बार दोबारा चेक करते हैं, यहां से डेरिवेटिव, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है ना, y स्क्वायर आ गया मेरे पास, इधर चला गया 16 ऐसे समथिंग है। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, y स्क्वायर का आ जाएगा 2y और y का दोबारा करेंगे तो y1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, y स्क्वायर सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x आ जाएगा। यहां तक तो बातें ठीक थी, ठीक है जी, ओके। फर्स्ट फंक्शन सेम और सेकंड का डेरिवेटिव, क्या कह रहे हो, 16 एज इट इज है, वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y y1 और यहां पर 4 का हो जाएगा 0। ठीक जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर, चलो इतनी बातें तो ठीक है। अच्छा यहां पर जो मेरे पास बचा ये dy बाई dx बन रहा है, यहां पर कुछ गलती हुई है हमसे शायद ना क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, अच्छा एक चीज और है अभी हमारे पास, यहां ना स्क्वायर भी जाना था, है ना, यहां पर स्क्वायर भी था ना मेरे पास, और मेरे पास सिंपल कितना आया है, ये डबल डेरिवेटिव होना चाहिए था। ओके मुझे डबल डेरिवेटिव की आवश्यकता थी, अब हमारे पास सिर्फ एक सिंगल डेरिवेटिव हुआ है, हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव। तो एक काम करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वायर प्लस 4 y1 और माइनस समथिंग, कहाँ गया भाई, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अच्छा तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, इसको मैं एक बार दोबारा कराता हूँ, जो चीज थोड़ी सी मिस हो गई है इसमें, ठीक है, इसको दोबारा करा के आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो कुछ ना कुछ यहाँ पर हमने मिस किया है जो हम शायद याद नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा हमको। एक काम करते हैं, हमने अभी यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है ना, y1 बन रहा था, y1 की दिक्कत आ रही थी, एक काम करते हैं हम इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है मेरे पास, बात वही है, बात वही है, कुछ चेंजेस नहीं है,
ठीक है ना। जैसे यहां पर कितना था मेरे पास, ये है y बेटा, ये y है, ये कितना है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 4 है, और ये नीचे वाला वहां चला जाएगा, सेम बात बन रही है ना, ये नीचे वाला वहां जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 16 और वाई स्क्वायर प्लस के 4 दिखाई दे रहा होगा, और डिवाइड में कितना आ रहा होगा, डिवाइड में y1 जा रहा होगा। ठीक है, डिवाइड में कितना मेरे पास है, y1 है। इतना मेरे पास ये चीजें थी। एक बार क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन सही लिखा है क्या, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रखी है। एनडीए पीवाईक्यू 2024-25 का क्वेश्चन नंबर 72। एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमारे पास चीजें आ चुकी हैं, इसका डबल डेरिवेटिव। अच्छा एक काम करते हैं, यहां पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, इसको अगर मैं इधर भेजता हूं, ठीक है, तब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास y है और यहां पर आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा y1। ठीक है, ये तो वही बात बन जाएगी ना। ये मेरे पास क्या था, डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो अभी जो हमने किया ना, वहां पर एक छोटी सी गलती, जो हमने गलती कर दी थी, मिल गया है। हमने क्या लिखा था, इसको ना हमने y लिख दिया था, समझ रहे हैं आप, इसको हमने y लिखा था। ठीक है, जो पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था, एक्चुअल में ये y1 होना था, ये y1 होना था, हमने गलती से उसको y लिख रखा था, ये गलती थी हमारे पास। गलती समझ में आ गई, कहां गलती करी थी। ये कितना है भाई, ये y1 है, ये y1 का स्क्वायर था, है ना, और इसके मल्टीपल में कौन आ जाएगा, ये वाला कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, इक्वल टू में 16 है, और y स्क्वायर प्लस के 4 एज इट इज बचेगा। अब इसका डेरिवेटिव करो। वो गलती से हमने क्या किया, इसको सिर्फ हमने y का स्क्वायर लिख दिया था, तो वो गलती आ रही थी। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है, तो ये 2x बन जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 4 सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव भाई y1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2y1, और y1 का दोबारा करेंगे तो y2 आ जाएगा, यस और नो। अब इज इक्वल टू में 16 एज इट इज है, y स्क्वायर का 2y और y का आ जाएगा y1 और 4 का 0। अब यहां से आप देख रहे होंगे कि y1 यहां भी है और y1 यहां भी है, y1 हमने क्या कर दिया, कॉमन लेके काट दिया। तो यहां कितना बचा, देखो ये वाली पहले लिख दो वैल्यू, ये 2 भी लिख लो, 2 भी कैंसिल, ये वाले 2 से कॉमन लेके काट दिया। पहले इसको लिखो, ये कितना बना, एक्स स्क्वायर प्लस के 4, और ये कितना है y2। ठीक, 16 वाले को यहां ले आओ, -16y बचा, इज इक्वल टू ये वाला वहां चला गया, तो माइनस के एक्स y1 मेरे पास बन गया। अब देखो जो मेरे पास इक्वेशन दे रखी थी, क्या इक्वेशन यही है, सेम बन गया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4, y2 मतलब डबल डेरिवेटिव -16y, और यानी कि इस वाले की वैल्यू कितनी बन गई, माइनस के एक्स y1। इसकी वैल्यू कितनी बनी थी, ये वाली 16 डिवाइड बाई y1, मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे का इससे, कितना देगा, माइनस के एक्स y1, और y1 क्या हो गया जी, कैंसल आउट हो गया, माइनस के 16x इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। ठीक है, बात समझ में आ गई सब बच्चों को। तो ये थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन था। ठीक है, यहां पर हमने गलती कर दी थी, y लिख दिया था ऑलरेडी, तो उससे देखो पूरा क्वेश्चन खराब हो गया था अभी। ठीक है, तो ये बात आई होप सो सबको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज एंगल ए इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73। एंगल ए इक्वल टू द एरिया, व्हाट इज एंगल ए इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम। ये अधूरा क्वेश्चन रह गया, मैक्सिमम मेरे, इसका स्टेटमेंट गायब है यहां पर। ठीक है किसके पास पेपर, मैं निकालूं, एक बार दिखाना, पेपर है क्या, डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड गूगल। मैं एक बार पेपर निकाल लेता हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को, ये अधूरा रह गया, इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था। दो 2025 चलिए ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाते हैं। मैथमेटिक्स का डाउनलोड कर लेते हैं जी। ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना हमारे पास, देख रहे हैं, एंगल ए इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब इसका स्टेटमेंट यहां से थोड़ा गायब है ना। तो स्टेटमेंट यहां से मुझे इसका लिखना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास, मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के बारे में कुछ कंडीशन दे रखी होगी, उस ट्रायंगल को देखना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन पेपर मिल चुका है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 74। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 कहां गया, 74, यस। ओके, देखो स्टेटमेंट क्या था,
ये दो क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चन के लिए एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कहते हैं, लिख देता हूं, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है भाई। स्टेटमेंट था कि ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी क्या है? इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा था हमारे पास, एंड हमसे पूछा राइट एंगल एट बी, ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, एट बी, बी पर क्या है हमारे पास? राइट एंगल है, एंड एक कंडीशन दे रखी थी ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 3 यूनिट, ठीक है। बस बाकी दोनों क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, इतना हमारे पास दे रखा था, इसकी हम बातचीत करने वाले हैं, इसको समझते हैं। देखो भाई, एबीसी एक राइट एंगल है एट बी, तो हमने ये निकाल लिया, राइट एंगल बना लिया एक, और ये किस पर है? बी पर राइट एंगल है, ठीक है। अब ये मैंने मान लिया, चलो ये ए है, और ये मैंने मान लिया ये सी है। अब उसने एक कंडीशन बोली कि ए बी और ए सी का जो सम है वो किसके बराबर है? 3 के बराबर है। ए बी और ए सी का सम 3 के बराबर है, तो मेरे दिमाग में एक चीज निकल के ये आ रही है, ठीक है, कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये ए बी है और ये ए सी है, इसका सम 3 है, तो ए बी को अगर मैं 1 ले लूं, 1 कैसे लेना पड़ेगा? अगर मैं कहूं कि ये 30 डिग्री वाला एंगल है, ध्यान समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये 30 डिग्री है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, यानी कि क्या ये 1 होगा? क्या ये 2 होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और ये वाला, ये तो 90 था, और ये वाला कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो क्या ये √3 होना चाहिए? क्या ए बी और ए सी का सम 3 है? 1 + 2 3, यानी कि ट्रायंगल मुझे मिल चुका है। वो एक्चुअल में जो ट्रायंगल है वो ये है, और हमसे पूछ रहे हैं कि इस यानी कि यहां पर एंगल ए कितना होगा, ठीक है, कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम, ठीक है भाई। कंडीशन तो ये वाली फॉलो कर रहा है। इसके हिसाब से अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि भाई इसका जो एंगल ए बन रहा है दैट इज 60 डिग्री, यानी कि π/3 बन रहा है, तो ये वाला आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अगर हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि और भी चीजें हो सकती थी, पर अगर मेरे को ये चीज समझ में आ गई और हमने लगा लिया तो अप्लाई हो गया। बाकी दूसरा तरीका क्या है, जो एक्चुअल तरीका है, तो उस तरीके पे बात करता हूं। जब मैक्सिमम मिनिमम की बात करता हूं तो चैप्टर कौन सा आता है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ठीक है, वहां से बात करते हैं। देखो हमें समझ में आया, अभी मैं A1 to 3 √3 था, ये गलती से √2 लिख दिया, ठीक है। ये चीजें मुझे पता है, ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी कि AC का स्क्वायर बराबर किसके आएगा भाई? AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर के बराबर जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से एक काम करते हैं, मुझे मेरे पास AB है और AC है बराबर 3, ठीक है ना, इनका सम मुझे दे रखा है। तो मैं एक काम करता हूं, किसी एक वैल्यूज को, ठीक है, किसी एक वैल्यूज को, जैसे 3 चीजें हैं यहां पर, AC है, AB है, और एरिया की बात करते हैं तो मैं AB और BC में बात करता हूं 1/2 हाइट इंटू बेस, ऐसी बात तो करते हैं ना। तो हाइट कितना हो जाएगा? AB, बेस हो जाएगा BC, है ना। तो मैं AB और BC की फॉर्म में रखता हूं, यानी कि मैं AC को कन्वर्ट कर लेता हूं। AC को लिखूंगा 3 - AB, यहां लिखूंगा 3 - AB, यस और नो? इसका होल स्क्वायर बराबर ये कितना आ जाएगा? AB का स्क्वायर, और प्लस का कितना आ जाएगा? BC का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया? क्लियर है सबको इतना? ठीक है जी। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर खोलने, क्या स्क्वायर खोलेंगे कितना बनेगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है जी। और प्लस कितना बन जाएगा मेरे पास? -6 AB बन जाएगा, और इक्वल टू में कितना है? AB का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस कितना बन जाएगा डियर? BC का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहां पर AB का स्क्वायर कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। यहां से कितना बना मेरे पास? ये 9 बना, और माइनस के 6 AB दिखाई दे रहा है, और बराबर आ रहा है BC के स्क्वायर के इक्वल, ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे पास BC की वैल्यूज है वो √9 - 6 AB के बराबर दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब मैं इसको एक फंक्शन बना सकता हूं। फंक्शन की फॉर्म में कैसे जाएगा? अगर मैं ऐसा कहूं कि सर जो ये AB है, अगर मैं कहूं कि इसकी जो लेंथ है वो अगर x है, फॉर एग्जांपल अगर इसकी लेंथ x है, तो मेरे पास जो BC की वैल्यूज आएगी डियर, वो क्या 9 - 6x देखने के लिए मिलेगी, 9 - 6x देखने के लिए मिलेगी। अब अगर मेरे पास ये फंक्शन है और उसका एरिया क्या होगा, मुझे बताओ इसका एरिया क्या होगा? 1/2 हाइट इंटू बेस, यानी कि जो एरिया होगा
यहां लिख देता हूं एरिया जो होगा वो कितना होगा 1/2, हाइट कितना ए बी, बेस कितना बी सी, और वैल्यू कितनी आ गई भाई, ए बी का वैल्यू मैंने x माना है और बी सी का वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाला है, कितना आया है √9 - 6x आया है। ये एक फंक्शन बना कि नहीं बना, और उसने बोला कि इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब इस फंक्शन से मैक्सिमम किस पॉइंट पर है वो निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही है। और मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव इक्वल टू रखते हैं 0 के, वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले होते हैं। तो इसको मैं अगले पेज पे दिखाता हूं। ये मेरे पास कितना है भाई, इसका कलर बदल देते हैं। कितना था मेरे पास ये 1/2x इंटू √9 - 6x। ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करते हैं। 1/2 एज इट इज रहेगा, x मतलब फर्स्ट फंक्शन है, ये पूरे के बाहर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो डिवाइड में 9 - x 6x आ जाएगा, 9 का दोबारा करेंगे 0 आ जाएगा, -6x का माइनस के 6 बन जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव किया मैंने, ठीक है ना। प्लस सेकंड फंक्शन सेम, √9 - 6x सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव बनाता है। ये डेरिवेटिव आया, और डेरिवेटिव को बराबर किसके रखते हैं हम, 0 के बराबर रखते हैं। एलसीएम लो जरा, 1/2 एलसीएम आ गया, मतलब ये एलसीएम आ जाएगा √9 - 6x, ये बनेगा -6x, और प्लस ये वाली वैल्यूज यहां मल्टीप्लाई करेगी, रूट हट जाएगा, 9 - 6x दिखाई देगा, इक्वल टू कितना है 0 है, और ये पूरा 0 में चला गया, 2 भी पूरा 0 में चला गया। यहां से कितना बचा मेरे पास, -12x बराबर -9, ये कट जाएगा आपस में, x बराबर कितना आ गया 9/12, यानी कि 3 3 9 3 चौक 12, x की वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चे 3/4 आ गया। x की वैल्यूज कितनी मिली मुझे, 3/4 देखने के लिए मिली, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था एंगल A, ठीक है ना। अगर मैक्सिमम मतलब मेरे पास जो ये वैल्यूज निकल के आई है, ये x की वैल्यूज 3/4 निकल के आई है, ठीक है। और मुझे निकालना है इसका क्या, एंगल A निकालना है। तो एंगल A के साथ रिलेशन कैसे निकाल सकता हूं, कोई सोच सकता है, एंगल A के साथ रिलेशन कैसे निकाल सकता हूं। ए बी तो मेरे पास राइट एंगल हो गया है ना, राइट एंगल हो गया। एक वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, ठीक है ना, और एक वैल्यू मेरे पास कितनी बन गई, मेरे पास ये 4 बन, x की वैल्यू आ गई 3/4। अगर x की वैल्यू 3/4 है, ठीक है, अगर मुझे एंगल A निकालना है, ठीक है, तो उस एंगल का रिलेशन, एक सेकंड रुको आगे भी बढ़ता हूं थोड़ा सा। इसका आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अभी मैं एक बार इसको कवर करता हूं, ठीक है। पहले जैसे इसने पूछा मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो मैक्सिमम एरिया भाई x बराबर 3/4 पर मैक्सिमम होगा। एक बार चेक कर लो कहीं पर कुछ गलती तो नहीं हुई है, ठीक है ना, जहां तक मुझे लग रहा है। देखो 1/2 x इंटू √9 - 6x था, बिल्कुल परफेक्ट है ये वाली बात है। 1/2 ab का वैल्यू x माना है, ये bc का वैल्यू आ जाएगा √, ठीक है ना, bc का वैल्यू √9 - 6x, बिल्कुल परफेक्ट है। ये मेरे पास आ गया, इसका डेरिवेटिव हमने सही किया है। क्या कह रहे हो, नहीं वो तो है, वो तो x की वैल्यू एक ही निकल गई ना, तो प्लस माइनस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती वहां पर, है ना। तो सीधा x की वैल्यूज अगर मैं यहां रखूंगा तो मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। एक बार एरिया चेक करते हैं, एरिया कितना आ रहा है। x की वैल्यूज यहां रखूंगा तो 1/2, x की वैल्यू कितना आया 3/4 आया, मल्टीप्लाई बाय √9 - 6, x की वैल्यू कितनी आई 3/4 आई। सिंप्लीफाई करता हूं तो ये 1/3/8 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहां से कितना बनेगा भाई, ये 2 बार कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है, ये 9 - 9/2 आ जाएगा, ठीक है। 3/8 ये है मेरे पास, 9 दूनी 18 में से हो जाएगा, 9 बचेगा, ठीक है, रूट के अंदर है, ये 3/8 है, और ये बचेगा 3/√2। और मुझे लग रहा है कि हमने कहीं ना कहीं थोड़ी गलती कर दी है। 9/8 और डिवाइड में √2 है, और √2 का अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करूंगा, ठीक है, तो नीचे तो मेरे पास बड़ी वैल्यूज बन जाएगी ऑलरेडी, यानी कि हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी, क्योंकि मेरे पास ऐसा एरियाज दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ऐसा एरियाज मुझे कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, क्योंकि मुझे आंसर इनके सबके पता है। आंसर क्या हो गया, हमने इस तरीके से किया ना, आंसर आ चुका है। एंगल ए का वैल्यू कितना है 60 है। दूसरी बात, एरिया कितना आएगा, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं हम। एरिया कितना आएगा 1/2, हाइट कितना, बेस कितना, √3/2 आंसर आना है मेरे भाई, और आंसर ऑलरेडी निकल के आ चुका है। √3/2 कहां है, ये रहा, है कि नहीं, आंसर तो आ चुका है। अभी इस वाले तरीके पे हमने कैलकुलेशन में कोई गलती की है, कहीं ना कहीं तो की है, चेक कर लेते हैं। 1/2 बाहर है, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, अच्छा कहां गलती करी, याद आया कुछ, देखो जब इसका डेरिवेटिव करते हैं √x का कितना होता है 1/2 √x, 2 का है हमारा,
डिवाइड में 2 गलती कर दी ना हमने, तो हमें यहाँ पर 2 और लिखना था भाई। तो कितना आएगा 1/2, 2 यहां आना था, अगर 2 मेरे पास यहां आना था तो 2 वहां भी मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, तो यहां पर 2 और मल्टीप्लाई करता, ठीक है, और ये ऐसा बन जाता, यस और नो। अब इसको थोड़ा आगे सोल्व कर लेता हूं, ये दोनों जीरो में चले गए, माइनस का 6x है, प्लस का 9 दूनी 18, माइनस 6 दूनी 12x बराबर कितना आ जाएगा 0। 12 6 कितना 18x, इधर भेज दिया पॉजिटिव, बराबर कितना 18। अब देखो x की वैल्यू 1 आ गई क्या, परफेक्ट, अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया। x की वैल्यू 1 आ चुकी है, x की वैल्यू अगर मेरे पास 1 आ चुकी है तो हमें समझ में आया कि भाई ये वाली वैल्यू 1 है, ये तो हमने पहले भी कैलकुलेट कर ली थी। और अगर x की वैल्यू 1 आ चुकी है तो मुझे bc की वैल्यू निकालनी है, bc की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं √9 माइनस 6 इंटू 1, यानी कितना आ जाएगा √3, और ये मेरे पास √3 आ गया, ये 1 आ गया, ये √3 आ गया, पाइथागोरस से ये 2 आ जाएगा, और ये वाला एंगल 60 दिखाई दे जाएगा, और ये हम बहुत पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। क्या चीज है शॉर्ट वाले को, सो इसमें क्या बोला था, इसने बोला था कि ए बी और ए सी का सम जो है 3 है। तो हमारे दिमाग में सिंपल सी बात है कि अगर ये ए बी है और ये ए सी है, अगर ये 1 है और ये 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है पाइथागोरस ट्रिपलेट भी होती है 1 2 के साथ √3। या मैं ऐसा कह सकता हूं ये 90 था, अगर ये 30 है तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है जी, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा साइन 60 का वैल्यू √3/2, यानी कि ये वाला मैच कर रहा था। तो ऐसे हमने इन दोनों क्वेश्चन को लगा लिया। आई होप तो समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां गलती करे थे वो भी क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, दोनों तरीके से कर सकते हैं भाई, वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा, सेकंड वाला मेथड लगाया पर आंसर सेम आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है। Consider the following for the two item that follow, x plus y की पावर p plus q है, इतना है, p and q are positive integer। इसने कहा the derivative of y with respect to x। भाई derivative of y क्या होता है, यानी कि y का डिफरेंशिएशन with respect to x। तो मुझसे ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है ये किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन p, डिपेंड ऑन q, या डिपेंड ऑन बोथ p and q, या इंडिपेंडेंट ऑफ p and q। तो हमारे पास इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। अगर लॉग लेके चलता हूं तो p प्लस क्यू मेरे पास बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा log x प्लस वाई बचेगा, यही तो करेंगे हम इसमें। यहां पर भी log लेंगे तो p log x बन जाएगा, और प्लस के q log y मेरे पास बन जाएगा। यहां से हम सिंप्लीफाई करते हैं, p प्लस क्यू मेरे पास एज इट इज है, log समथिंग का डेरिवेटिव कितना 1/x प्लस 1 x प्लस वाई, और दोबारा डेरिवेटिव करेंगे इसका तो कितना बनेगा भाई, x का बन जाएगा 1, y का बन जाएगा y, dy/dx, या फिर y1 बोल सकता हूं, y1 बोल दिया, इज इक्वल टू p कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1/x, log x का 1/x, x का 1 हो जाएगा। यहां पर q कांस्टेंट है, log y का 1/y, y का दोबारा करेंगे तो y1 आ जाएगा, ठीक है जी। इतना हमने कर लिया। क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, y1 की वैल्यू निकालनी है, y1 है ना ये, तो y1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इसका मल्टीप्लाई जब 1 में करूंगा और इसका मल्टीप्लाई एक बार y1 में करेंगे, जब मैं y1 में मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी y1 है, y1 वाला इधर ले लेंगे, y1 मैंने कॉमन भी ले लिया, कॉमन ले लिया तो इधर से कितना बचा, ये वाला वैल्यू बचेगी, दैट इज p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, और इधर आके ये वाली वैल्यू होगी q अपॉन y, ये बन गया जी q अपॉन y इज इक्वल टू, यहां कितना है p बाई x है, और ये वाली वैल्यू जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वहां जाएगी तो माइनस में आ जाएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, ऐसा मुझे देखने के लिए मिला। सिंप्लीफाई करते हैं, ये y1 है ऑलरेडी, यहां एलसीएम ले ले भाई, ये y है और ये है x प्लस के y, y वहां जाएगा p y प्लस क्यू y माइनस q, ये वहां मल्टीप्लाई करेगा माइनस क्यू एक्स और माइनस के क्यू वाई, इज इक्वल टू, यहां एलसीएम लेंगे x और x प्लस वाई हो जाएगा, ये वहां जाएगा तो px प्लस पी वाई और माइनस के px और माइनस के qx, ऐसा बनेगा। चलो भाई, नीचे वाला x प्लस वाई कट गया, ऊपर वाले में क्या कट रहा है, क्यू वाई से क्यू वाई कट गया, यहां पर px से px कट गया, यहां बचा पी वाई माइनस क्यू एक्स, सेम वैल्यूज है क्या, कट गई, तो रिजल्ट कितना बना, y1 इज इक्वल टू, ये y ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना x है, इसमें बताओ क्या p q आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसने बोला था कि इसका डेरिवेटिव क्या है, तो वो इंडिपेंडेंट है p और q से, बस हो गया, इतना करना था। आज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि p प्लस q की वैल्यू 10 है, p प्लस q कितना दे दिया, 10 दे दिया, dy बाई dx पूछ रहे हैं।
भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि dy अपॉन dx अभी निकाला और वो तो p बाई क्यू से इंडिपेंडेंट है, तो p और q की वैल्यूज पे फर्क नहीं पड़ेगा, और इसकी वैल्यूज अभी अभी हमने निकाली, क्या y बाई x आई थी, आंसर 2.5 नंबर ऐसे मिल गए इसके। समझ गए ना? तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। Consider the following two items that follow. Slope of tangent of the curve y बराबर fx at x fx is 4। यानी कि मेरे पास जो टेंजेंट है, एक फंक्शन है y की जो टेंजेंट है वो कितनी है, 4 है, ठीक है, एंड नंबर x एंड द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और कर्व कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द कर्व, कर्व का नेचर कैसा है, क्या वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, क्या वो पैराबोला है, पैराबोला है, और अलग अलग कंडीशन दे रखी है। तो अगर मेरे पास y है, y की स्लोप का मतलब dy बाई dx स्लोप होती है भाई, और स्लोप कितना दे रखा है मेरे पास, 4 के बराबर दे रखा है। अगर मैंने इसको ऐसा लिखा कि dy इज इक्वल टू 4 dx, और अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं तो dy का इंटीग्रेशन कितना, मतलब यहां तो 1 है ना, 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, यहां 4 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इक्वेशन मेरे पास मिल गई y बराबर 4x। क्या पैराबोला है ये, नहीं है भाई, पैराबोला में x या y का स्क्वायर होता है ना, एक किसी एक का, पैराबोला नहीं है, पैराबोला नहीं है। स्ट्रेट लाइन तो है, कौन सी स्ट्रेट लाइन है, क्या ये 1,4 से पास हो रही है, x की वैल्यू 1 रखूंगा, y की वैल्यू 4 रखूंगा, 4 बराबर 4 बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है। -1,4 सेटिस्फाइड हो रहा है क्या, x की वैल्यू -1 रखूंगा, -4 इधर रखूंगा, 4 बराबर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, यानी कि b वाला रॉन्ग है, a इज द राइट आंसर, खत्म बात। इतना सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ऐसा हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 78 व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x एक्सिस एंड द लाइन x बराबर 4। एरिया मुझे निकालना है बाउंडेड बाय द कर्व x। देखो अभी अभी मैंने क्या निकाला है, कर्व की इक्वेशन निकाली है, कितनी आई है मेरे पास, y इज इक्वल टू 4x आई है। अब हमसे क्या बोला कि x एक्सिस एंड द लाइन x बराबर 4। अच्छा ये y बराबर 4x एक लाइन है, मान लीजिए y बराबर 4x ये लाइन जा रही होगी, एक ओरिजिन से होकर जा रही थी, बोला था उसने, ठीक है, और एक लाइन है, एक है x एक्सिस, ये वाला x एक्सिस हो गया, और लाइन है x बराबर 4, ये x बराबर 4 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर मान लीजिए 4 डिस्टेंस इसकी है ना। अगर ये 4 डिस्टेंस पर है, x की वैल्यू 4 है, तो ये वाला पॉइंट क्या जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 4 अगर यहां रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 16 आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितनी है, 16 है, या सुनो, और मुझे इसका एरिया निकालना है। क्या मैं कह सकता हूं अगर ये 4 है तो y की वैल्यू 16 यानी कि ये 16 होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। व्हाट इज द एरिया, 1/2 हाइट इंटू बेस, 2 से कटेगा 8 चौक 32, सी इज द राइट आंसर, खत्म बात। ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे अप्रोच होते हैं, इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द 2 आइटम्स, और ये सिग्नम फंक्शन हमारे पास दिया गया है, हमसे लिमिट पूछ रहा है x टेंडिंग टू 0 f डैश x इक्वल टू, कंडीशन क्या है, fx इज इक्वल टू यहां पर है x क्यूब, एक्स स्क्वायर लेस देन 1। भाई अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है, इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी है और +1 से छोटी है। दूसरी कंडीशन है एक्स स्क्वायर, इसने कहा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, जब ग्रेटर देन होता है तो कंडीशन अलग जाती है, यानी कि छोटे से छोटा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, छोटे से छोटा, इक्वल टू का भी है, और बड़े से बड़ा, यानी कि एक्स की वैल्यू बड़ी होगी बराबर जाएगी बड़े से। तो ये वाली 2 कंडीशन होती है, इसने इस फॉर्म में दे रखी थी, हमने उसको थोड़ा ओपन करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये मोड वाली कंडीशन होती है ना, इस तरह की कंडीशन। हमसे पूछा लिमिट x टेंडिंग टू 0 f डैश x, f डैश x, भाई x टेंडिंग टू कितना बोला, 0, x टेंडिंग टू 0 कहां जा रहा होगा, क्या यहां पर 0 जाएगा, ठीक है, यहां पर 0 जा रहा होगा ना, क्योंकि 0 इसके बीच में आ रहा है, और ये तो -1 से छोटी है और 1 से बड़ी है, 0 तो इसमें है ही नहीं, यानी कि इस वाले फंक्शन में 0 जा रहा होगा, x बराबर 0, यानी कि इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करके यहां रख दो, x की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ठीक है, लिमिट रखो जरा, 0 रखो, कितना बन जाएगा, 3 इंटू 0 0, खत्म बात, सी इज द राइट आंसर, ठीक। ऐसे इसको लगाना होता है। इस पे 2 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कहा उसने, इसने कहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर -1। क्या -1 पर कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करनी पड़ेंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो -1 पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 नेगेटिव, और एक -1 पॉजिटिव, ऐसे जाएगी। -1 नेगेटिव कहां चेक करेंगे, -1 नेगेटिव चेक करेंगे इस वाले फंक्शन पर, -1 पॉजिटिव चेक करेंगे इस वाले फंक्शन पर। इस वाले फंक्शन पर अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा कितना आएगा, -1, यहां -1 रखूंगा कितना आएगा,
एक -1 आ रहा है, एक +1 आ रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्या? नहीं होगा ना, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट डिफरेंट आ गई है, डिफरेंट आ गई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। x बराबर 1 कौन से पर बात करेगा? x बराबर 1 कौन से पर बात करेगा? ठीक है ना, x बराबर 1 यहां से इक्वल है, बड़ा जा रहा है, यहां पर बात करेगा दैट इज x स्क्वायर। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x होता है। ठीक है, 2x पे भी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा ना। अच्छा एक चीज और होगी, डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा है तो वो भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। इसका मतलब ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखूंगा तो x बराबर 1 पर बोला तो 1 नेगेटिव पर जाएंगे, 1 नेगेटिव पर जाएंगे तो फंक्शन मेरे पास कितना आएगा? एक्स क्यूब वाला जाएगा। एक्स क्यूब वाला जाएगा तो इसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर पर अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा मेरे पास आ जाएगा 3। दूसरा मेरे पास जो नेगेटिव पे जा रहा मतलब पॉजिटिव पे जाएगा, एक्स स्क्वायर जाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना भाई? 2x, और x की वैल्यू कितना है? 1 है, 2 है, एक जगह 2 आ रहा है, एक जगह 3 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास इसके आंसर देखने के लिए मिलेंगे जी। चलो भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द फंक्शन y बराबर समथिंग वेयर इतना एन इज इंटीजर, द रेंज ऑफ द फंक्शन। भाई रेंज पूछ रहा है, बहुत सिंपल सी बात होती है कि क्या आपको पता है cos x की रेंज कितनी होती है? -1 और +1 होती है कि नहीं होती है? अगर मैंने cos से पहले नेगेटिव लगाया, ठीक है, तो क्या होगा बेटा? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा और ये वाला ऐसे हो जाएगा, और यहां माइनस लगाऊंगा प्लस बन जाएगा, यहां माइनस लगाऊंगा -1 बन जाएगा। इसमें अगर मैंने क्या किया, आगे देखो 1 को ऐड करा है, 1 यहां लिख दूंगा तो यहां पर भी +1 आ गया और यहां पर भी +1 आ गया। मैं कह सकता हूं 1 माइनस cos x की जो वैल्यूज आ चुकी है ये 2 आ गया है, और ये वाली वैल्यूज 0 आ चुकी है। अब ये पावर -1 थी, यानी कि इसको डिवाइड में लेके जाना है। किसी फंक्शन को डिवाइड में लेके जाते हैं इनइक्वालिटीज चेंज हो जाती है। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी तो 1/1 माइनस cos x अगर लिखेंगे तो इनइक्वालिटीज बदल गई। ये कितना बन गया? 1/2। ये कितना बन गया डियर? 1/0। 1/0 मतलब इनफाइनाइट बन गया, यानी कि 1/2 से लेकर इनफाइनाइट तक जाना है। इक्वल टू का साइन है, क्लोज ब्रैकेट, ये तो ओपन ब्रैकेट हमेशा रहता है। 1/2 का मतलब 0.5 है क्या? तो ये मेरे पास रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा 0.5 से इनफाइनाइट। बी इज द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन दिया गया था। इसी क्वेश्चन के आगे भी हमसे कुछ पूछा गया है, y dx, यानी कि जो y की वैल्यू दे रखी है, ये फंक्शन y की वैल्यूज है, इसका मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। यानी कि मेरे पास दे रखा था y की वैल्यू कितना? 1 माइनस cos x का पावर -1, यानी कि 1 के डिवाइड में है ये। भाई इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1/1 माइनस cos 2x वाला फॉर्मूला लगाओ जरा, जिससे 1 कट जाए, तो 1 + 2 साइन स्क्वायर x/2 आ जाएगा। 1 से 1 कट गया, रिजल्ट आया 1/2। साइन को ऊपर लेके जाओ, कोसेक स्क्वायर x/2 बनेगा क्या? तो मुझे सिर्फ इसका ही तो इंटीग्रेशन करना है बच्चा, और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो 1/2 तो ऑलरेडी बाहर है। कोसेक स्क्वायर x का होता है माइनस के कोट, तो माइनस कोट x की जगह x/2 है, और मल्टीपल में 1/2 है तो डिवाइड में भी 1/2 जाएगा, 1/2 से 1/2 कटेगा। माइनस के कोट x/2 क्या कहीं पर है? माइनस के कोट x/2 बी वाले में है, तो बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गई क्या बातें? चलिए लाइव है क्या? ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई सबको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम। तो एक काम करते हैं, अभी एक क्लास है, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाले सीरीज में। नेक्स्ट वाला जो अभी पार्ट आएगा उसमें हम ओवरऑल पूरे पेपर को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो हम इतना ही करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।